नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आज आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं श्रीमान वरुण कुमार सिन्हा, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और आज आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं, वी द सिटीजन्स NGO, जिसके माध्यम से आर्टिकल 35A को सुप्रीम कोर्ट में 2014 के अंदर चुनौती दी गई थी, जिसके आधार पर भारत सरकार को 370 को बदलने का और 35A को हटाने का एक आधार प्राप्त हुआ। उसमें सिन्हा साहब इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में देख रहे थे और उस टीम का हिस्सा थे। स्वागत है वरुण जी हमारे चैनल पर आपका। आज 370 को लेकर जो एक अफवाह सी फैलाई जाती है कि 370 को हटा दिया जाएगा या इसको लाया जाएगा दोबारा, कश्मीर की परिस्थितियों को फिर से बदला जाएगा। सरकार ने जो भी अमेंडमेंट की है वो देश हित में, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए और बिल्कुल कानूनी संविधान से जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से की गई है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि इसको फिर से इसमें बदलाव लाने की बातें हो रही हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि इस पे हटाने की चर्चाएं होंगी। इस पर लीगल स्टैंड क्या है और क्या परिस्थितियां हैं? राकेश जी, मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आप भी वी द सिटीजन जो NGO है जिसकी आपने चर्चा की, आप उसके महासचिव हैं। और वी द सिटीजन NGO जिसके कि पहले और प्रथम महासचिव थे स्वर्गीय संदीप कुलकर्णी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संदीप कुलकर्णी जी वी द सिटीजन के जो महामंत्री थे, पहली बार अध्यक्ष थे, वो हमारे चैम्बर में मार्च 2014 में आए और उन्होंने कहा कि 35A जो आर्टिकल है भारत के संविधान में, उसका अध्ययन करें। क्या राष्ट्रपति के आदेश से जो उसे संविधान में लाया गया, जोड़ा गया, वह संवैधानिक है या नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं उस मृत आत्मा को जो 2016 में उनका इंतकाल हो गया। तब उन्होंने मेरे साथ दिन भर लगा करके और हम लोग अध्ययन करते रहे कि आर्टिकल 35A का अवतरण भारत के संविधान में आखिर हुआ कैसे। जब धारा 368 1954 में भी मौजूद था भारत के संविधान में। धारा 368 एक ऐसा धारा है जिसके माध्यम से पार्लियामेंट को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है कि संविधान में जो भी फेरबदल होगा, अमेंडमेंट्स होंगे, वो सब कुछ पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 368 के माध्यम से ही संभव है। जब 368 था तो पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करके राष्ट्रपति के आदेश से 1954 में, जिसको कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 कहा जाता है, के माध्यम से एक नई धारा 35A को कैसे भारत के संविधान में जोड़ा गया। बहुत अध्ययन करने के बाद पता चला कि साहब 35A को जो जोड़ा गया ये बिल्कुल असंवैधानिक कदम था तत्कालीन भारत सरकार का, और शायद वह अपीजमेंट पॉलिसी जो थी तत्कालीन सरकार की, उस दिशा में एक कदम था। जब 370 का अध्ययन हम लोगों ने किया तो यह पाया गया कि 370 की आत्मा आर्टिकल 35A में बसती है। तत्कालीन सरकार को लगा कि शायद 370 अपने आप में सक्षम नहीं है कि कश्मीर को वह संपूर्ण स्वायत्तता दे सके, इसलिए उन्होंने 35A के माध्यम से वे तमाम अधिकार कश्मीर के सरकार को, वहाँ के विधानसभा को दे दिया गया, जिसकी परिकल्पना धारा 370 में नहीं की गई थी। तो मैं कहता हूँ कि धारा 35A 370 की आत्मा थी और इसीलिए धारा 35A एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भारत के संवैधानिक इतिहास की है, जब 1954 में उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। क्योंकि 35A एक ऐसी धारा थी कि वह फंडामेंटल राइट्स, जिसकी चर्चा 12 से धारा 35 तक हुई है भारत के संविधान में, एक तरह से भारत के लोगों का कश्मीर के कंटेक्स्ट में सारे फंडामेंटल राइट्स का वो वायलेशन करता था जी। तो जो इस तरह की धारा थी कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है,
वो फंडामेंटल राइट चैप्टर का पार्ट हो कैसे सकता है। इन्हीं सारी बातों का स्टडी करते हुए हम लोगों ने एक रिट बनाया वी द सिटीजन की तरफ से, और उसमें रिट पिटिशनर वी सिटीजन थी, वी द सिटीजन। और अगस्त 19, 2014 को वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के वास्ते लगी। सुनवाई हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर सरकार को। तब से यह मुद्दा एक डिबेट बनता चला गया पूरे देश में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले किसी को भी धारा 35A की जानकारी उतनी नहीं थी। हम लोगों की जब याचिका आई और 2016 से जब जम्मू कश्मीर के आवाम को पता चला, वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को पता चला कि इस तरह की कोई याचिका आ गई जिस पर कि संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब वहाँ काफ़ी राजनीतिक हलचल शुरू होने लगा, धरना प्रदर्शन आए दिन होने लगे। तब ऐसी सूरत में लोगों को पता चला कि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है जिसकी आड़ में सारी राजनीति की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। हमारे पिटीशन के बाद और भी कुछ लोगों के पिटीशंस आए और सुनवाई हुई। सुनवाई के दरमियान भारत सरकार को भी लगा कि नहीं, यह एक अत्यंत असंवैधानिक घटना है, 1954 का राष्ट्रपति आदेश, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, लिहाजा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत के संविधान में धारा 368 का पालन करते हुए इस 35A को ख़त्म किया गया और 370 जो धारा है उसमें अमेंडमेंट किया गया, और उसके अंदर जो एक समझे कि बहुत ही एक तीखा प्रोविज़न था उसको अमेंड करके हटाया गया। तो 368, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि भारत के संविधान में किसी भी तरह का अमेंडमेंट 368 के अलावा किसी शासनादेश से या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो असंवैधानिक होगा, फिर उसका हश्र वही होगा जो धारा 35A का हुआ है। तो संवैधानिक नज़रिया यह है कि भारत के संविधान में किसी तरह का बदलाव पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 368 के जो पावर और सन्निहित है उसके माध्यम से ही संभव है, उसके अलावा ये किसी भी तरह की तब्दीली संभव नहीं है। वरुण जी, ये तो आपने बताया कि 370 में जो अमेंडमेंट की गई हैं और आगे भी कोई अमेंडमेंट अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लानी है तो वो 368 के माध्यम से ही की जा सकती है, अदरवाइज उनको नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या एक राष्ट्रपति आदेश 35A की तरह ही दोबारा लाकर ऐसा फिर से किया जाना संभव है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भारत के संविधान, भारत की पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का कार्यक्रम किया गया, तो अब यह संभव नहीं है कि 368 को इग्नोर करते हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वहाँ पर नई धारा को संविधान में जोड़ा जाए। यह आज के डेट में मुझे संभव नहीं दिखता है। अगर ऐसा होता है तो वह अनडेमोक्रेटिक होगा और अनपार्लियामेंट्री होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। बहुत स्पष्ट तरीके से बताया आपने कि अब कोई नया राष्ट्रपति आदेश संविधान संशोधन के रूप में उपयुक्त तौर तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता है। आज कुछ धाराओं को लेकर जो संविधान से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जो इस संवैधानिक व्यवस्था को जानते नहीं हैं, जिन्होंने संविधान को पढ़ा भी नहीं है, वो चर्चा में एक विषय लेकर आ रहे हैं, आर्टिकल 30A। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ तक पढ़ा है, मैं 30A को अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ। ये 30A के बारे में जो अफवाह है या जिस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, क्या आप एक संविधानविद और सुप्रीम कोर्ट में 30 साल से प्रैक्टिस करते हुए कहीं इस आर्टिकल को देखा या इसकी कोई कुव्यवस्था या अव्यवस्था को आपने देखा है? राकेश जी, मैं तो आज पहली बार आपसे ये प्रश्न सुन रहा हूँ कि भारत के संविधान में कोई आर्टिकल 30A है भी क्या। मैंने भी संविधान पढ़ा, लेकिन अभी तक कहीं भी आर्टिकल 30A जैसा कोई आर्टिकल देखने को नहीं मिला है, सुनने को नहीं मिला है, और न ही संविधान में ऐसा कोई संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से आर्टिकल 30A जोड़ा गया हो। आर्टिकल 30, उसके बाद आर्टिकल 31 आता है और 31A है।
30A नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में 30A एक नॉन एग्जिस्टिंग आर्टिकल है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। धन्यवाद वरुण जी, आपने संविधान में जो गलत चीज़ें लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं और जो आर्टिकल 35 ए और 370 को लेकर आज का स्थिति है उसके बारे में बड़ा क्लियरली हमें बताया गया। आपका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।